तो क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर प्लांट लेना है या फिर प्लांट का कोई पार्ट लेना है। ठीक है। और उस प्लांट की पार्ट को, मान लो आपने प्लांट की लीफ का एक छोटा कंपोनेंट ले लिया। इस कंपोनेंट को आपके किस में डालना है, आपने टेस्ट ट्यूब में डालना है या फिर आपने इसको डायरेक्टली पेटी प्लेट में डाल सकते हो। डाला। डालने के बाद इसमें आप क्या करोगे, कुछ ग्रोथ मीडियम डालोगे, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन डालोगे जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ लिक्विड मीडियम डालोगे जिसके अंदर क्या हो, न्यूट्रिशंस हो। और उन न्यूट्रिशन की मदद से क्या होगा, ये जो लीफ का छोटा टुकड़ा था, या फिर आप एक सिंगल सेल भी ले सकते हो, उस सिंगल सेल से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये इन्होंने यानी कि पहले ट्यूब में ग्रो करते हैं, फिर प्लेट में ग्रो करते हैं, फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं, ग्लासवेयर में ग्रो करते हैं, और फिर गमले में ले आते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसके अंदर प्लांट मतलब प्लांट, टिश्यू मतलब उसका टिश्यू, और उसको कल्चर करना, प्लांट के टिश्यूज के को कल्चर करके नया प्लांट है उसको बना लेना, प्लांट टिश्यू कल्चर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको इस आपके जो बुक है उसमें लिखी हुई हैं, और ये आपको आगे भी काम आएंगी। तो नंबर वन आता है हमारा एडवेंटिटियस भाई। तो एडवेंटिटियस क्या मतलब क्या होगा, डेवलपिंग फ्रॉम अनयूजुअल पॉइंट ऑफ द ओरिजिन सच एज द सूट और रूट टिश्यू और फॉर्म द कैलस और एम्ब्रो फ्रॉम द सोर्स अदर देन द जाइगोट, यानी कि जाइगोट को छोड़ के किसी भी प्लांट के पार्ट से आप क्या बनाओगे, आप नया एम्ब्रो डेवलप करो। तो उसको बोलोगे आप, ये क्या है, एडवेंटिटियस इन नेचर है। दूसरा बता दिया अगार। तो अगार क्या है, एक एल्गी होती है आपकी, ग्लेशेरिया और जिलेडियम। इनसे एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कि एक शुगर है एक तरीके से, वो निकलती है, जो कि पाउडर फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं वो जेल मीडियम बनाने के लिए। मैंने बताया ना कि उस प्लांट टिश्यू को मीडियम में डाल देंगे, लिक्विड मीडियम में, तो मीडियम बनाने के लिए आपको उसमें अगार डालनी पड़ेगी। अगार करता क्या है, अगार क्या करेगा, अगर मान लो पानी में आपने अगार डिजोल्व कर दिया ना, तो ये इस पानी को सेमी सॉलिड कंडीशंस में ले आएगा। मतलब ना ही तो ये जमेगा और ना ही ये लिक्विड रहेगा। समझ रहे हो, सेमी सॉलिड। ठीक है। तो उस फॉर्म में ये उसको क्रिएट कर देगा। इसके बाद है एसेप्टिक वर्ड भाई। तो एसेप्टिक का मतलब क्या होगा, कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। यानी कि अगर वहां पर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है, तो अगर अगर आपने प्लांट टिश्यू कल्चर, मान लो इसमें आपने प्लांट का पार्ट डाल दिया, और अगर यहाँ पर इसको आपने ओपन छोड़ दिया, तो एयर में क्या बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया इसको मार देंगे, मतलब इसको खा ही लेंगे। ठीक है। इसके बाद एसेप्टिक टेक्निक, यानी कि वो टेक्निक्स जिनसे आप उस इस प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है इसको फ्री कर सको माइक्रोऑर्गेनिज्म से। वे बचाओगे कैसे। ठीक है। यानी कि प्रोसीजर यूज टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स इनटू द कल्चर, यानी कि इस कल्चर के अंदर ये ना जाएं। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक आप यूज करते हैं उनको बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स। नेक्स्ट टर्म हमारी कैलस भाई, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया कई बार। ठीक है। कैलेक्स कैलस क्या होता है, जब आपने मान लो एक सिंगल प्लांट का पार्ट है ना, वो इस मीडियम में, इस पेटी प्लेट पे डाला मीडियम के साथ, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो सिंगल सेल थी या फिर सिंगल टिश्यू था, ये क्या बनाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, यानी कि आपका छोटी ही, जिसका गेहूं का, बाजरे का, चने का दाना होता है, उतनी साइज का एक छोटा एक बोल सी बन जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारी सेल इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देंगी। तो वो जो बोल लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलेंगे कैलस। तो कैलस क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड प्लोरीफेरेट मास ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का जो डिफरेंशिएशन होने के बाद, यानी डिवीजन होने के बाद जो नई स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलोगे आप, ये बन गया कैलस। जिसमें अभी ये डिसाइड नहीं होता कि इसमें रूट कौन सी, स्टेम कौन सी है, क्योंकि ये क्या है, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी केमिकली डिफाइंड मीडियम। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस फॉर द कल्चरिंग सेल्स इन विच each component is specificable and ideally of the नॉन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि मीडियम क्या होगा भाई, वो न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन जिसके अंदर आप कल्चरिंग करते हो, यानी कि प्लांट टिश्यू को कल्चर करोगे, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना, उनकी कंपोजिशन आपको पता होती है, यानी कि स्पेसिफाइड होती है कि भी इतना कार्बोहाइड्रेट डालना, इतना ग्राम, इतना इसमें अगार डालना है, इतनी इसमें प्लांट हार्मोन डालनी है, सारा सब कुछ
फिक्स होता है। उससे आप ना ही तो एक नंबर ऊपर कर सकते हो ना ही नीचे कम कर सकते हो। अगर आपने चेंज किया तो हो सकता है कि वो प्लांट पहले उसमें ग्रो करता था उस मीडियम में, अब वो ग्रो ना करे। ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्टामिनेशन वर्ड में। कॉन्टामिनेशन मतलब होता है इन्फेक्शन। भाई जब ये बैक्टीरिया फंजाई इस आपके प्लांट टिश्यू को, सैंपल को खराब कर देंगी, तो वो लोग ये कॉन्टामिनेटेड हो गया है। ठीक है ना, कंटामिनेशन तो सिंपल सा वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएटेड वे। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होगा कि जो सेल्स दैट मेंटेन इन कल्चर ऑल और मच ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टिपिकली ऑफ द सेल। अगर जो मान लो आप कह सकते हो जो कैलस था, इसको ऐसे समझो, जो कैलस था ये क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल था। अब इसके अंदर क्या हो जाए, इसके अंदर रूट बननी स्टार्ट हो जाए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ इस कैलस से स्टेम बननी स्टार्ट हो जाए। तो वो लोग इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया कि कैलस से नई जो कंपोनेंट्स है वो बनना, चाहे वो रूट बनना, चाहे स्टेम बनना, लीफ बनना, उसको बोलोगे डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है। अब कुछ और टर्म आती हैं। एक नंबर वन पे आता है हमारा एक्सप्लांट। भाई एक्सप्लांट वो प्लांट का टिश्यू होगा जिसको आप टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हो। लीफ लीफ यूज कर सकते हो, फ्लावर का एंथर यूज कर सकते हो, ओवरी को यूज कर सकते हो, रूट को यूज कर सकते हो। किसको यूज करोगे आप, तो ये हवा से हो रहा। जिसको भी आप एज एन आप कह सकते हो एज एन पीस यूज करोगे फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर, उसको बोलोगे आप एक्सप्लांट। ठीक है। यानी कि इट इज द एक्साइज पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू और ऑर्गन, यानी कि जो टिश्यू डिफरेंशिएटेड हो चुका है। तो जब कैलस था उसके अंदर क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो क्या बनी, रूट बनी और लीफ बनी या स्टेम बनी। अब इस लीफ और स्टेम का जो भी पार्ट है वो डिफरेंशिएटेड पार्ट है, इसको आपने लेना है एज ए सबस्ट्रेट कह सकते हो, टू ग्रो न्यू प्लांट। तो दिस पार्ट इज नोन एज एक्सप्लांट। ये भी टर्म इंपॉर्टेंट आपसे एक नंबर में छोटे क्वेश्चन में पूछी जाती है भाई। कैलस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आते हैं डी डिफरेंशिएशन। भाई तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, द फिनोमिना ऑफ मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू मैथमेटिक स्टेट। यानी कि मान लो एक बार कैलस था, उससे रूट बनी और स्टेम बन गई। ये स्टेम मान लो और ये रूट मान लो, या फिर मान लो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये कैलस हमारा नीचे रूट है और ऊपर ये स्टेम बनी। तो ये क्या बनी, ये डिफरेंशिएशन के बाद बनी। और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तब इन सेल के अंदर डिवाइडिंग पावर थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मैच्योर हो जाएंगी। ठीक है। अब मैच्योर स्टेट में जाने के बाद अगर मान लो यहाँ पर कुछ सेल्स हैं और वो फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, तो उसको बोलोगे आप डी डिफरेंशिएशन हो रहा है। यानी कि मैच्योर जो सेल हैं रिवर्टिंग टू द मैथमेटिक स्टेट। मैच्योर मतलब भाई मैच्योर हो गई हैं, अब इन डिवाइडिंग नहीं होती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसकी जो कुछ सेल्स हैं वो क्या बना रहे, लीफ बना रही, उन्होंने लीफ बना ली या उन्होंने एक ब्रांच बना ली। ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसी ब्रांच से एक और नई ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब उस ब्रांच में क्या हुआ कि उसकी कुछ सेल्स जो अपना काम करके फ्री हो गई थी, मतलब डिफरेंशिएटेड हो गई थी, अब वो फिर से क्या कर रही है, मैथमेटिक एक्टिविटी शो कर रही है, मतलब फिर से उनके अंदर डिवाइडिंग पावर आ गई है। तो उसको बोलोगे आप डी डिफरेंशिएशन। ये भी आपसे एक नंबर में कई बार पूछी गई है भाई। ठीक है। उसके बाद आते हैं री डिफरेंशिएशन। भाई तो री डिफरेंशिएशन क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ कैलस टू डिफरेंशिएट इनटू द प्लांट ऑर्गन। यानी कि डिफरेंशिएशन मैंने बताया था क्या होता है, उसी टर्म को थोड़ा और मतलब आप बता सकते हो कि जो कैलस था हमारा, उसकी पावर डिफरेंशिएट होने की, उस एबिलिटी को आप कह सकते हो एबिलिटी ऑफ कैलस सेल्स टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट होने की जो पावर होगी इनटू द कंप्लीट ऑर्गन या कंप्लीट प्लांट या फिर होल प्लांट, रिगार्डेड एज री डिफरेंशिएशन। उसके बाद टर्म आती है टोटीपोटेंसी। तो कई बार आपको री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन पे इनमें डिफरेंस भी आया पूछा गया है 2 नंबर में फिर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी टोटीपोटेंसी। हुई तो टोटीपोटेंसी होती है उस कैलस के अंदर जो अलग अलग सेल हैं, कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स, तो उन सेल की पावर टू डिफरेंशिएट एंड फॉर्म ए न्यू प्लांट, न्यू रूट, न्यू लीफ। तो दिस पावर इज नोन एज टोटीपोटेंसी। मतलब टोटीपोटेंसी क्या होगा, एबिलिटी होगा किसका, उस इंडिविजुअल सेल का। ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल टू डेवलप इनटू द होल प्लांट। उस सिंगल सेल की पावर, क्योंकि देखो कैलस किसने बनाया है, एक सिंगल सेल ली थी हमने, उसी ने तो कैलस बनाया ना, उसके अंदर भी अलग अलग सेल हैं।
तो उस एक सिंगल सेल की पावर कि वो कंप्लीट प्लांट बना सके, पहले वो कैलस बनाएगी, फिर वो आप कह सकते हो रूट बनाएगी, रेडिकल प्लिमुल बनाएगी, फिर अलग अलग कंपोनेंट बनाएगी प्लांट के। तो वो सिंगल सेल की पावर कि वो कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सके, इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। इसके बाद है डिटर्मिनेट ग्रोथ एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है, यानी कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है, लीफ की, फ्लावर की, फ्रूट की, वो एक, आपने देखा होगा मैंगो है, एक साइज बनाएगा, उसके बाद उसकी साइज रुक जाती है। ठीक है, ऐसे एक पत्ता है, मान लो पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता फुल साइज में ग्रो हुआ, उसके बाद रुक जाएगा, ऐसे तो नहीं कि बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वो जो एक टाइम के बाद उनकी जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर साइज अटेंड करने के बाद रुक जाना, उसको बोलोगे ग्रोथ डिटरमिनेट है। ठीक है, इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ लगातार चलती रहना। ठीक है, यानी कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम अंडर द स्टेबल कंडीशंस। आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, अगर मान लो उसकी कोई ब्रांच टूट के नीचे गिर गई, या रूट उसकी किसी वजह से डैमेज हो, तो नई रूट निकलाती है, ऐसे ही नई ब्रांच निकलाती है, तो जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है, पत्ते नीचे गिर गए, नए पत्ते आ जाते हैं। तो ये जो ग्रोथ पैटर्न है, इसको बोलोगे आप इनडिटरमिनेट भाई। क्या होता है, एंडोजीनियस पोटेंशियल ऑफ ए गिवन सेल, यानी कि कई बार क्या होता है टोटिपोटेंसी में और कंपिटेंस, आपकी कंपिटेंसी में डिफरेंस पूछ लेते हैं, क्योंकि दोनों टर्म लगभग यही जैसी हैं। टोटिपोटेंसी क्या बताया था कि उस सेल की पावर की नया प्लांट बना दे, तो टोटिपोटेंसी। कंपिटेंसी का मतलब क्या होगा कि एंडोजीनस पोटेंशियल ऑफ ए गिवन सेल, उस सेल का एंडोजीनस पोटेंशियल, उसके अंदरूनी जो पावर है, ठीक है, और टिश्यू टू डेवलप इन ए पर्टिकुलर वे, ताकि वो एक पर्टिकुलर वे में डेवलप हो सके। यहाँ पर क्या होगा, नया प्लांट नहीं बनाएंगे ये, यहाँ पर क्या होगा, उसके पास भी क्या, उसकी खुद की एक अंदरूनी पावर है, ठीक है, पोटेंशियल है, जिसकी वजह से वो कुछ चीज बना सकता है, चाहे वो लीफ बना सके, चाहे वो फ्रूट बना सके, चाहे फ्लावर बना सके। उसको बोलोगे आप, उसके पास क्या है, उसके compete कर कंपिटेंसी उसके पास। ये हिस्ट्री है, तो ये आप इसका अभी अगेन आप, ये शायद नहीं पूछे आपसे, बट मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है इसमें, तो आपने देखना हो तो देख लेना भी किसने क्या टर्म दी थी। तो अगेन दो सेलुलर थ्योरी है, ऑब्वियसली बात है, सकवान और सकलिडियोन ने दी थी सबसे पहले, और प्लांट टिश्यू कल्चर को सबसे पहले अटेम्प्ट किसने किया था, हेबरलैंड ने किया था। ये दो टर्म याद कर लेना, बाकी आप जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें आप याद कर सकते हो एमएस मीडिया को, तो अगेन ये पर्सन का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएस मीडिया आपसे एग्जाम में एक छोटे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एमएस मीडिया की फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो एमएस स्टैंड फॉर मोरासिग एंड स्कूग, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एक मीडियम बनाया, उस प्लांट के पार्ट को रखा और उससे नया प्लांट बन गया। तो उस मीडियम को जिसने बनाया, उसको शॉर्ट में बोल देते हैं एमएस मीडिया। मीडिया या मीडियम एक ही बात होती है। ठीक है, और इसमें ये भी याद कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम में खासकर, ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड का जो प्रोडक्शन होता है फ्रॉम पोलन ग्रेन्स, अगर मान लो आप पोलन ग्रेन्स को इस मीडियम में डाल लो, तो इससे क्या होगा, हैप्लॉइड प्लांट बनेंगे। इस कंसेप्ट को सबसे पहले गुहा और महेश्वरी, दो पर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले इसको बताया था। ठीक है, बाकी को आप छोड़ सकते हो। तो अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन पे आते हैं अब हम। कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, तो इसके अंदर क्या अलग अलग टेक्निक्स हैं, यूज टू मेंटेन और ग्रो द प्लांट सेल, या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन अंडर स्टेराइल कंडीशंस ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, या फिर कल्चर इज नोन एज कल्चर ऑफ नॉन कंपोजिशन, यानी कि मीडियम के अंदर ग्रो करना जिसकी कंपोजिशन हमें पता है, ये जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने किसी में कुछ भी डाल दिया, कंपोजिशन उसकी हमें सारा पता है, इसमें ये चीजें हमने डाल दी हुई इस मीडियम में, और उस मीडियम के अंदर हम प्लांट की सेल, टिश्यू या ऑर्गन को स्टेराइल कंडीशन के अंदर ग्रो करें। स्टेराइल मतलब अगेन आपकी एसेप्टिक कंडीशन, जिसमें स्टेराइल मतलब जहां पर बैक्टीरिया, फंजाई या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ना हो, उसको स्टेराइल कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि अगर वो होंगे तो उसको खराब कर देंगे वो, सिंपल सी बात है ना। तो अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूज टू प्रोड्यूस क्लोन्स, तो इसको हम यूजुअली क्लोन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोन इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, ये टर्म भी आपसे एक नंबर में ही पूछी जाती है भाई। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे, यानी ये सिंगल सेल ली हमने, मान लो इसी प्लांट, ये प्लांट है, इसकी यहां से हमने एक सिंगल सेल ली, ठीक है, इसको हमने क्या किया, फिर मीडियम में डाला, ठीक है, और इस मीडियम से इस सिंगल सेल से क्या बन गया, नया प्लांट है वो बन गया। तो हमने क्या किया, इसी प्लांट का क्या कर दिया, क्लोन कर दिया है। जो करेक्टरिस्टिक इसके अंदर होंगे वही अब इसके अंदर आएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई प्लांट सीड से बनता है, तो क्या इसका क्लोन होगा वो, मान लो इसी ये प्लांट आपको देख रहे फोटो में,
इसके ऊपर मान लो सीड नीचे गिरा, फ्रूट फल बना, फल के अंदर बीज है, बीज नीचे गिरा, और बीज गिरने के बाद जो नया प्लांट बना है, तो वो जो नया प्लांट बनेगा सीड के बाद, सीड जर्मिनेशन के बाद जो नया प्लांट बनेगा, क्या उसको आप क्लोन बोलोगे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हुई है, जेनेटिक वेरिएशंस आई हैं, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट के जो, मान लो पोलन ग्रेन्स अलग प्लांट के थे, और जो क्या होता है एग, वो इसी प्लांट का था, तो दो प्लांट में जो जीन्स है उनके मिक्सअप हुआ है, तो हम इसको क्लोन नहीं बोलेंगे। मतलब हाँ, मतलब वेजिटेटिव तरीके से ग्रो करना वो क्लोन हो जाएगा। ठीक है ना? मान लो हो सकता है, मान लो ये आपका पत्थर चट हो, तो पत्थर चट क्या करता है, ब्राई फिल्म क्या करता है, आप इस पत्ते को तोड़ो, जमीन में डाल दो, नया प्लांट बन जाएगा, इसके जैसा ही बनेगा, फिर वो क्लोन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर से, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल सेल टिश्यू लेके नया प्लांट बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो चीज ले रहे हैं। हमने एक सेल ली, एक टिश्यू लिया, जो वो छोटा होता है, लीफ से तो वो छोटे होते हैं चीजें, तो हम इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे फिर, माइक्रो प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट करना, बनाना। द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस पर्टिकुलरली गुड फ्लावर फ्रूट्स एंड दैट हैव डिजायरेबल ट्रेट्स भी। तो अगेन हम इस मेथड को यूज करते हैं, मान लो आपके पास कोई ऐसी स्पीसीज हो जिस पे अच्छे फल लगते हो, अच्छे फूल आते हो, और करेक्टरिस्टिक भी उसके अच्छे हों, तो आप उसका क्या करोगे, आप उसको फ्लावर से उसकी सीड बना के उसको नहीं करोगे आप क्या करोगे, उसकी क्लोन करोगे आप। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर द प्लांट सेल कैन बी रिमूव फ्रॉम द वेरियस पार्ट। तो हम क्या करते हैं, प्लांट सेल को रिमूव कर सकते हैं, और उनको हम मीडियम में डाल देंगे इन ए पेट्री प्लेट पे। इस तरीके से कांच की आपने लैब में रखी है पेट्री प्लेट, ठीक है ना, जो नीचे दो ढक्कन होते हैं, देखे हो आपने ढक्कन वाली, कांच की, एक नीचे एक ऐसी ट्रे होती है गोल गोल, और उसके ऊपर ढक्कन भी लगा लगा सकते हैं। तो उस ट्रे में आप मीडियम डालोगे, प्लांट जो आपने लिया है उसको आप डाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगेन आपने एसेप्टिक या फिर स्टेराइल कंडीशंस को ध्यान में रखना है। अगर आप इसको ऐसे ओपन लैब में करोगे, तो जो हवा में, आपकी सांस में जो बैक्टीरिया हैं, वो उसमें चले जाएंगे और उसको खराब कर देंगे। तो ये, यानी कि इनकी अलग अलग लैब होती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की, जहां पर लैब कोट के बिना, मास्क के बिना एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो द सेल कल्चर्ड ऑन द मीडिया डू नॉट डिफरेंशिएट एंड इंस्टीड द फॉर्म ऑफ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल नोन एज कल। यानी कि जो सेल आपने डाल ली है, वो क्या होगा, सबसे पहले एक, यानी कि सेल से लगातार ऐसा नहीं कि भी एक सिंगल सेल से सीधी रूट बन जाएगी, सीधी स्टेम बन जाएगी, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, उससे एक मास ऑफ सेल बनेगा जिसको हम कैलस बोलते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और टोटीपोटेंसी मतलब वो पावर मैंने बता चुका हूँ, जिससे वो जो सेल है वो नई रूट और शूट डेवलप कर सके, ठीक है। प्लांट रीजनरेट फ्रॉम द टिश्यू कल्चर विल बी क्लोन्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द, यानी कि यहां पर क्या होगा, कि जो प्लांट रीजनरेट किए हमने प्लांट टिश्यू कल्चर से, दे विल बी क्लोन एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट प्लांट। ये मैंने बता दी पॉइंट आपको, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट्स विद द न्यू जीन्स। यानी कि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं ना, मैंने बताया था आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, हम उसमें क्या करते थे, एक सिंगल सेल के अंदर हमारा प्लाज्मिड को इंसर्ट करना था। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम सिंगल सेल ले रहे हैं और उससे नया प्लांट बना रहे हैं। अगर आपने जो सिंगल सेल ली है, उसमें आप वो वेक्टर आपने बनाया था वो इसमें आप डाल दो, तो जब सेल डिवाइड करेगी, तो आपका जो बैक्टीरिया वो भी डिवाइड करेगा साथ साथ में, और वो हर एक सेल में पहुंच जाएगा, सिंपल सी बात है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्लास क्लास वाला इसके साथ मैं लिंक कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है भाई। अगर आपको ये जो फ्लो चार्ट भी समझ में आ गया, तो भी आप इस क्वेश्चंस को आराम से लिख के आ सकते हो, 8 नंबर में लिख के आ सकते हो। इनको हर एक टर्म को हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाना है, और इस फ्लो चार्ट को आपने बना के आना है। अगर आपसे पूछता है 8 नंबर में, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो यहाँ पर 11 स्टेप बता रखी हैं, ये आपने आनी चाहिए। तो नंबर 1, इंटेक्ट प्लांट भाई, यानी कि जो प्लांट है, आपने चूज करना कि आपने कौन सा प्लांट लेना है, तो वो होता है इंटेक्ट प्लांट। तो इंटेक्ट प्लांट आप वही लोगे जिसपे कोई इन्फेक्शन ना हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, फल अच्छे लगते हों, हाइट अच्छी हो, मतलब सारी चीजें उसके अंदर अच्छी हों, ठीक है, वो आप क्या लोगे, इंटेक्ट प्लांट लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उस इंटेक्ट प्लांट्स को कट करके एक छोटा हेक्स प्लांट बनाओगे। तो हेक्स प्लांट मैंने बताया क्या होता है, स्टेम का पार्ट हो सकता है, रूट का हो सकता है, फ्लावर का हो सकता है, लीफ का हो सकता है, पोलन का हो सकता है, ओवरी हो सकता है, कुछ भी आप ले लोगे। तो फिर आपने इसको कट करके और एक छोटा उसका टुकड़ा ले लोगे, ठीक है।
उसको बोलोगे आप एक्सप्लांट। एक्सप्लांट ले लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उस एक्सप्लांट की लैब में लेके आने के बाद फिर से और ट्रिमिंग करोगे। भाई मान लो आपने एक्सप्लांट लिया, आपने पत्ता ले लिया पूरा एक तरीके से, आप उस पत्ते को तोड़ के लैब में ले आए। लैब में लाने के बाद आपको देखा कि पत्ते में तो है ना एक जगह पर थोड़ा इन्फेक्शन सा है। तो क्या करोगे, उसकी फर्दर ट्रिमिंग करोगे और उसके बिल्कुल माइन्यूट टुकड़े कर लोगे। ठीक है। उसके बाद उन टुकड़ों को क्या करोगे आप, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करोगे ऑफ एक्सप्लांट, यानी कि उस जो टुकड़े आपने पत्ते के टुकड़े काटने हैं आपने, उन सभी के ऊपर आपने क्या करना है, अल्कोहल या फिर जो भी डिस डिस इन, जो क्या बोलते हैं डिस इन्फेक्टेंट्स। ठीक है। वो आपका अल्कोहल हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड हो सकता है। ठीक है। आपका सोडियम हाइप, ये आगे आएंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इनका नाम। यानी कि अलग अलग क्या होते हैं कुछ ऐसे केमिकल जिनसे हम बैक्टीरिया को मारते हैं या फंजाई को मारते हैं, उनको बोलते हैं डिस इन्फेक्टेंट्स। ठीक है। उनकी मदद से हम क्या करेंगे, जो प्लांट की पीस आपने किए हैं उनको क्या करेंगे, सरफेस से स्टेरिलाइज, मतलब उनके ऊपर जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया चिपके हुए हैं, उनको साफ करके रिमूव कर देना है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ग्लासवेयर आप यूज करोगे इस टेक्निक में, चाहे वो पेट्री प्लेट हो, चाहे वो वॉच ग्लास हो, चाहे वो बीकर हो, चाहे कुछ भी हो, उन सभी को आप स्टेरिलाइजेशन करोगे। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए ग्लासवेयर का हम यूज करते हैं ओवन, जो ओवन होता है ना। ठीक है। तो ओवन में इनको रख देते हैं ग्लासवेयर को, अच्छे से वॉश करके, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह से वॉश करके, और फिर ओवन में रख देते हैं पूरे एक दिन के लिए, लगभग 60 डिग्री के आसपास, 60-70 डिग्री के आसपास। तो वो जो उनके ऊपर जो ग्लासवेयर के ऊपर जो माइक्रो चिपके भी होंगे तो वो साफ हो जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब आप उनको यूज करोगे तो फिर से अल्कोहल लोगे, अब जो हमारी अल्कोहल रखी होती है बोतल में, एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसको कॉटन पे लगाओगे और कॉटन से उनको फिर से साफ करोगे। ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। उसके बाद आप क्या करोगे, जो एक्सप्लांट आपने लिया है, क्योंकि आपने इसको अल्कोहल से वॉश किया है तो हो सकता है जो अल्कोहल इसके ऊपर चिपकी हो, तो इसको आप फर्दर यूज करोगे। इसको अगेन आपने मान लो एक बीकर में डाल लिया, बीकर में डालने के बाद आपने इसके ऊपर क्या किया, डिस्टिल वाटर से 2 या 3 बार इसको वॉश करोगे फिर। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अ, जो एक्सप्लांट आपका, उसको आप ऐसे ही मतलब उसको ढक के रख लोगे कुछ टाइम के लिए। ठीक है। लेकिन इसके बाद आप क्या करोगे, जो कल्चर मीडिया आपने बनाया है या फिर आपने परचेज किया है, आप बना भी सकते हो परचेज भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपने अगर बनाया है तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप ऑटोक्लेव में डाल के स्टेरिलाइजेशन करोगे। यानी कि इस टाइप की बोतल होती हैं जो इनको हम यूज करते हैं, नैरो नेक वाली, ये इस तरीके से। ठीक है। इन टाइप की बोटल्स में क्या करेंगे, इस मीडिया को डाल लेंगे, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कॉटन का प्लग लगा देते हैं, कॉटन का प्लग लगा देते हैं। और इस बीकर को या फिर इस ट्यूब को हम क्या रखते हैं, ऑटोक्लेव में रख देते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव आप कह सकते हो जैसे कि आपका एक बड़ा प्रेशर कुकर होता है, ऐसे समझ लो आप। प्रेशर कुकर में खाना कैसे बनता है, हीट एंड प्रेशर की वजह से। तो ऑटोक्लेव भी सेम तरीके से काम करता है। साइज ऑटोक्लेव की जैसे कि आपका सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर उतनी साइज का होता है। ऊपर से खुलता है उसका ढक्कन, उसके नीचे रोड होती है और उसमें पानी डलता है। ठीक है। उसके ऊपर एक स्टेज भी होती है। ठीक है। मतलब ये मान लो आपका क्या है, वही कुकर है, इसमें नीचे क्या रोड लगी हुई, इधर ये रोड है, यहाँ पर आप पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इसमें एक स्टेज होती है इस तरीके से। इस स्टेज के ऊपर आपने जो मीडिया आप बनाया आपने उस बोतल में डाल के वो आपने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है। बड़ी स्टेज होती है, हमने आपको दिखाने के लिए एक ही मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है वो यहाँ पर वापिस बंद कर देंगे इसको कंप्लीटली, और यहाँ पर लॉक होते हैं अलग अलग, उनसे लॉक कर देंगे। इस ढक्कन के ऊपर यहाँ पर मीटर होता है जो प्रेशर को बताता है। फिर इसको यहाँ पर बिजली में रोड होती है, बिजली में लगाओगे, पानी उबलेगा और स्टीम बनेगी। उस स्टीम से क्या होगा, इस मीडियम के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सारे मर जाएंगे। ठीक है। फिर इसका प्रेशर जब रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे कुकर की सीटी अपने आप निकल जाती है, वैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही इसका जो प्रेशर है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आप ढक्कन को ओपन करोगे और इस मीडियम को निकाल लोगे, यहाँ पर आप ले आए इसको। ये आपकी वही बोतल है और इसके अंदर क्या आपका वही लिक्विड मीडियम है। फिर आप क्या करोगे, इस मतलब आपने क्या किया, जो मीडियम था इसको आपने स्टेरिलाइजेशन कर लिया है। फिर आप क्या करोगे, इस मीडियम के अंदर, इस मीडियम को आपने पेटी प्लेट में डाला है, इसको यहाँ पर आप पोर कर दोगे। और फिर आप क्या करोगे, इस मीडियम के अंदर आपने इनोकुलेट करोगे इसको, एक्सप्लांट को, जो आपने एक्सप्लांट यहाँ पर लिए थे ना, इनको इसमें ऐसे डाल दोगे। ठीक है। और इस पेट्री प्लेट को ऊपर से, जो इसका जो ढक्कन होता है
उसे ढक के और चारों तरफ सेलो टेप लगा दोगे आप, जो व्हाइट कलर की टेप होती है ट्रांसपेरेंट टेप, वो लगा दोगे। ये जितना सा आप जो भी आप कर रहे हो, ये लैब में करना, प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब में, जहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एयर में बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो अपनी लैब को लगातार जो फंगीसाइड हैं या फिर बैक्टीरियोसाइड्स हैं उससे फ्यूमिगेट करते रहते हैं। ठीक है। दूसरा, मास्क लगा के रखते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये वाला, यानी कि इसको पोर करना इसके अंदर, इसको ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसे ओपन कर लिया, इसको करने के लिए इनको एक अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसका नाम होता है लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर। ठीक है। लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर कैसा होता है, जैसे कि मान लो मैं एक कुर्सी टेबल पे बैठा हूँ, इस टेबल के इधर, 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 तीन साइड में मैंने क्या कर दिया, ऐसे दीवारें, मतलब बाउंड्री बना दी है। और इधर जो इसके मेरे सामने वाली जो बाउंड्री है उसकी एक जो वॉल है, उसके ऊपर क्या लगा दी मैंने, कुछ फिल्टर लगा दिए हैं। वो फिल्टर क्या करते हैं, उनको बोलते हैं हिप्पा फिल्टर, HEPA। ठीक है। वो फिल्टर क्या करेंगे, जो मैं नाक से, क्योंकि मुंह पे तो मैंने वो मास्क लगा लिया है, नाक से तो सांस छोड़ूंगा मैं, तो जो नाक से सांस छोड़ूंगा तो सिंपल सी बात है, वो जो माइक्रोब्स होंगे वो उन हिप्पा फिल्टर उनको सोख लेंगे, क्योंकि उनके अंदर फैन वो चलते रहते हैं लगातार, उसको सोखते रहते हैं वो। ठीक है। और फिर उसके इधर और इधर जो वाल हैं और ऊपर इसकी छत होती है, इधर से खुला होता है, पूरा शीशा लगा होता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें इधर और इधर LED होती हैं, यानी कि UV लाइट हो सकती हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले, इसको मीडियम को इसमें पेटी प्लेट में पोर करने से पहले, इसको हमने अगेन 1 घंटे पहले ऑन करके रखना पड़ता है, ताकि वो जो UV लाइट्स हैं वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं चिपके हुए भी हैं अगर मान लो, उनको मार दें। क्लियर है। फिर आप अपने हाथों को अल्कोहल से वॉश करोगे, मुंह पे मास्क पहन रखा आपने। ठीक है। कुछ टाइम के लिए मतलब जो मास्क है ना उसको हम ऐसे नाक पर भी कर लेते हैं, अगर मान लो और ज्यादा सेफ्टी आपने मतलब फॉलो करनी हो तो। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, उस इंस्ट्रूमेंट की UV लाइट को बंद करके, यानी कि लेमिनार एयर फ्लो की लाइट को बंद करके, आप जो मीडियम है, इसको आपने स्टेलाइज किया था यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने बताया था कॉटन का एक प्लग लगा देते हैं। उस कॉटन प्लग को खोल लोगे इसके अंदर, और फिर इस पेटी प्लेट को, जिसको आपने पहले ओवन में स्टरलाइज किया था, फिर आपने अल्कोहल से वॉश किया था। ठीक है। इसको भी हम पहले ही उस माइक्रोवेव में, उसमें उसमें आपके लेमिनार में यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से, मान लो। ठीक है। फिर हम इसको ढक्कन को यहाँ पर ओपन करेंगे और इसमें ऐसे पोर कर दें। ठीक है। पेटी प्लेट में पोर करने के बाद फिर जो एक्सप्लांट हमने लिया है उसको अगेन फोर्सेप से निकालोगे, और फिर जो मीडियम है उसके अंदर अगेन पोर कर दोगे। तो जो फोर्सेप आप यूज करते हो उसको भी आपने स्टेलाइज करना होता है। इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, उसमें आपने जो हमारा स्पिरिट लैंप होता है वो आप जला के रखते हो। तो जब भी आप मान लो आपने आपकी जो फोर्सेप्स है वो उठाई, ठीक है, उसको आपने अल्कोहल में डिप करना है और उसको उस लैंप के ऊपर लेके जाना, तो आग लगेगी उसके, तो वो अगेन सरफेस स्टेलाइजेशन हो जाएगा उसका। मतलब ध्यान इसमें लगा लो 100 to 100% रखना पड़ता है। अगर आपने कहीं पर भी छोटी सी भी गलती कर दी ना एक, तो अपने सारी जो मेहनत आपकी वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तो अगेन हमने क्या किया यहाँ पर, इस पेट्री प्लेट में हमने हमारा जो एक्सप्लांट है उसको इनोकुलेट कर दिया भाई, डाल दिया है। ठीक है। अंडर अगेन ये वर्ड लिखा हुआ है एसेप्टिक कंडीशन, वही कंडीशन जहां पर माइक्रोब्स ना हो, बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पेट्री प्लेट को ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं रख देंगे, इसको रखने के लिए फिर एक तीसरा बड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जिसका नाम होता है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर जैसे कि आपका फ्रीज होता है उसी साइज का होता है। ठीक है। फ्रीज क्या करता है, फ्रीज नॉर्मली 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में टेम्परेचर को रखता है। इनक्यूबेटर में ये है कि आप टेम्परेचर को अपनी मर्जी से कितना भी सेट कर सकते हो। ठीक है। तो ज्यादातर जो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम यूज करते हैं टेम्परेचर वो लगभग 25 डिग्री के आसपास होता है, रूम टेम्परेचर। ठीक है। उसमें भी अगेन फैन लगे रहते हैं, वो जैसे कि आप उसको खोलते हो बंद करते हो तो अगेन जो एयर में बैक्टीरिया हो सकता है अंदर चले जाएं, तो जो पीछे फैन लगे रहते हैं वो लगातार उस हवा को खींचते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो इंक्यूबेटर होता है इसमें भी फ्रिज की तरह स्लेव होते हैं अलग अलग, उनमें आप इन पेटी प्लेट को रख दोगे टेप लगा के। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब मान लो आपने एक पेटी प्लेट में ही आपने रखा था, आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपने अलग अलग एक्सप्लांट रखे थे। अब जैसे ही कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे जब ये थोड़े बहुत ग्रो करने स्टार्ट हो जाए, मतलब कैलस फॉर्म में आने लग जाए या फिर उसके आसपास, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग पेटी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे, ताकि अगर मान लो इन्फेक्शन आए तो एक पर आए ना कि सभी के ऊपर आए। तो इसको बोलते हैं अगेन सब कल्चरिंग में। ठीक है।
या फिर आप इसको, इसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, जो कैलस आपका बनेगा ना, उस कैलस को भी आप अगेन तोड़ के मैकेनिकली, क्योंकि कैलस कितना आपको दिखाई देगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे फोटो है। जो कैलस आपको दिखाई देगा, आप उसको जो सीजर वगैरह होती हैं उनसे कट करके और फिर से आप उसको अलग अलग टुकड़े कर सकते हो, और उन टुकड़ों को फिर अलग अलग पेट्री प्लेट में भी ग्रो कर सकते हो। तो मतलब एक सेल से आप 1 लाख प्लांट तक बना दो, मतलब इससे ज्यादा भी बना सकते हो। कैलस बनता रहेगा, आप उसको तोड़ते रहो, जो आपने तोड़े हैं कैलस, उनकी फिर से कैलस बनेगा, उनको फिर से तोड़ दो और तोड़ दो, लगातार इसको डिवाइड करते रहो आप। तो इसको बोलते हैं सब कल्चरिंग। कल्चर जो था आपका, उसको आपने फर्दर ब्रेक कर लिया और फर्दर अगेन इसमें नए मीडियम में डाल के और फिर से इसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं भाई सब कल्चरिंग। और अल्टीमेटली फिर इसको, जो प्लांट लेंट है उसको ट्रांसफर करना होता है। मतलब पहले किस में थी, पेटी प्लेट में थी ये। पेटी प्लेट से जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जिसमें रूट और लीफ आने लग जाए, मतलब थोड़ी स्टेम, मतलब लगभग इतनी आपकी उंगली होती है, ऐसे भी छोटी, लगभग आपकी उंगली की जो एक ये जो है ना पीस, इतना अगर वो बढ़ जाएगा, जिसमें आपको लगेगा भाई हाँ इसमें स्टेम और रूट बन रही हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अगेन फिर से निकाल लोगे। आपने अब क्या लेना है यहाँ पर, जो टेस्ट ट्यूब है वो लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब में अगेन आपने मीडियम को फिल करना है, और उस जो सैंपल था आपका, जो थोड़ा बड़ा हो गया था, जिसमें आपको लग रहा है ऊपर की तरफ स्टेम बनेगी, नीचे तरफ रूट बनेगी, वो आप इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लगातार जो प्लांट आपका बढ़ता रहेगा और मीडियम को आप चेंज करते रहोगे, क्योंकि जो प्लांट बढ़ेगा तो मीडियम मतलब न्यूट्रिशन मीडिया, उनको प्लांट अब्जॉर्व करता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा मीडियम खत्म हो जाएगा, अगर आपने मीडियम नहीं बदला, मतलब मीडियम में तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा। तो आपने फर्दर इसको क्या करना पड़ेगा भाई, प्लांटलेट को एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, विद इन 5 डेज 6 डेज, वो डिपेंड करता है आपने कितनी साइज की टेस्ट ट्यूब ली है अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लांटलेट्स को, जो थोड़े से बड़े बिकर होते हैं, आप उनमें ग्रो कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली इन प्लांटलेट को, जो छोटे गमले होते हैं ना, नर्सरी में कभी गए हो आपने, देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे गमले होते हैं, जिसके आपका डिस्पोजेबल कप होता है, देखा होगा आपने, उनके अंदर ग्रो करते हैं, किसमें, ग्रीन हाउस में। और जब वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं, उनको हम थोड़े बड़े गमले में ग्रो करते हैं, किसमें, अगेन ग्रीन हाउस में। और जब वो थोड़ा गमले में थोड़ा सस्टेन करने लग जाता है, तब हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, कि छोटे गमले से बड़े गमले में, बड़े गमले से और बड़े गमले, और बड़े गमले से बिल्कुल बाहर, और बाहर से फिर मिट्टी में, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। यानी प्लांट क्या करे, अगर मान लो जो प्लांट लाइट आपने ट्यूब में ग्रो की थी, उसको डायरेक्टली अगर धूप में ले जाओगे तो प्लांट तो मर जाएंगे, तो वो छोटे हैं, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना, जैसे मान लो ये जो आपने जूलॉजी में कभी सुना हो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह का कंसेप्ट, तो वहां पर भी क्या करते हैं, बेबी को ट्यूब में ग्रो करते हैं, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको बाहर निकालते हैं। तो सेम काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो कि इसमें आपको अलग अलग जो मीडिया है भाई, मीडिया की कंपोजिशन है वो बता रखी है कि मीडिया में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ये यहाँ पर केमिकल के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नहीं होते, मतलब ये बता रखा है कि 5 इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ये एमएस मीडिया की कंपोजिशन बता रखी है उन्होंने, जो मैंने बताया था एमएस मीडिया, मोरासिक एंड स्कूग ने दिया था, बनाया था, उस मीडिया में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है इसमें, लाइक आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी यूज करते हैं हम, लाइक प्लांट डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं ये सारे सारे, लाइक जिबरेलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, आपका ऑक्जिन है, ठीक है, आपका साइटोकाइनिन होगा इसमें कहीं पर, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, अलग अलग प्लांट हॉर्मोन्स हैं, ये हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, अलग अलग जो साल्ट हैं वो यूज करते हैं, लाइक सल्फेट रोक उसको यूज करते हैं, नाइट्रेट रोक है, स्टोक है, उनको यूज करते हैं। या फिर आपका अमोनियम नाइट्रेट को यूज कर रहे हैं हम, पोटाशियम नाइट्रेट को यूज कर रहे हैं। तो आपने जो कंपोजिशन है वो याद नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियम होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स, प्लांट हॉर्मोन्स, इवन शुगर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, अगार अगार भी। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ टोटिपोटेंसी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बेस्ट सूट देयर इन्वायरमेंट पे। यानी कि जैसा इन्वायरमेंट ये इस तरीके से करते हैं, यानी कि ये जो कैरेट है, इसका कुछ सेल ली, इनको ग्रो किया इस तरीके से ट्यूब में, और ये यहाँ पर एक सिंगल सेल से क्या बन रहा है, मास ऑफ सेल बना, मास ऑफ सेल से फिर क्या बना, अगेन ये ऊपर कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बने, नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ट्यूब में फिर से ग्रो कर दिया। नीचे रूट बनेगी, ऊपर स्टेम बनेगी, और फिर से इसको लगातार शिफ्ट करते गए, और फिर से हमारे पास क्या नया जो कैरेट का प्लांट है वो बन जाएगा।
तो इसको मैंने बनाया किससे है, हमने इस कैरेट की एक सिंगल सेल से बनाया है। तो यहाँ पर जो मीडियम यूज होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, ये क्या होते हैं, कंटेन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। ठीक है। और जो मीडियम होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। एंड द सक्सेस ऑफ कल्चर डिपेंड अपॉन वेरी मच द टाइप ऑफ मीडियम कल्चर, यानी कि आपने मान लो एक प्लांट है, ठीक है, उसको आपने प्लांट टिश्यू कल्चर से ग्रो करना है, तो वो आपने ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें जो मीडियम है वो कैसा ले रहे हो। ठीक है। यानी कि जो, अगर आप मान लो इसके बाद हम, ये अलग अलग मीडियम हैं। और चलो, जैसे मान लो जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट या जो पीएचडी में रिसर्च करते हैं, वो इसी पे रिसर्च करते हैं कि वो मीडिया की कंपोजिशन को चेंज करते रहते हैं लगातार। अलग अलग मीडिया हैं भाई, आपने ये मीडिया की सारी जो है इनके नाम याद नहीं रखने, आपने केवल जो एमएस मीडिया सिलेबस में आपकी केवल वही याद रखना है। तो एमएस मीडिया मोरासी एंड स्कूग ने बनाया था। मीडियम टू इंड्यूस्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन बनाना एंड रीजनरेशन ऑफ द प्लांट इन द कल्चर टिश्यू। दीज डेज एमएस मीडियम इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेनी टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम। अब मान लो इसकी जो कंपोजिशन तो पता चल गई हमें। अब इसमें सारे प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया या फिर रिसर्चर ने क्या किया, इसी कंपोजिशन में कुछ चेंज करते रहते लगातार। मान लो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लांट इस एमएस मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे भाई, इसमें ग्रो कराने के लिए इसकी कंपोजिशन को अल्टर्ड करेंगे। मान लो पहले इसमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 5 mg थी, अब हो सकता है इसको 10 कर दें। पहले इसमें मान लो कोई भी पर्टिकुलर जो, ये जो कंपोनेंट मैंने बताए थे आपको, लाइक पोटासियम आयोडाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, हेलाइड रॉक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, ये सारी सारी अलग अलग है, बोरिक एसिड है, सोडियम मोलिबिडेट है, फेरस सल्फेट है, ईडीटी है वगैरह आपका। इन सभी की जो कंपोजिशन है ये क्या करेंगे, चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पर तो एक फिक्स लिखा हुआ भी इतना ग्राम पर लीटर स्टॉक, ये देखो हम लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऊपर, ग्राम पर लीटर। भाई इतना इतना डालना है 1 लीटर में, तब जाके आपका जो एमएस मीडिया वो बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगेन, अगर आपने एमएस मीडिया से हटके कोई मीडिया बनाना हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। और जब आप कंपोजिशन चेंज करते जाओगे, तब आपको अलग अलग टाइप के जो मीडिया है वो देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल BS5 मीडिया है, NS6 मीडिया है, एंड निस मीडिया है। तो ये मान लो फॉर एग्जाम्पल BS6 मीडिया है भाई, इसको यूज किया जाता है जो सीरियल्स होते हैं उनके एंथर कल्चर के लिए। यानी कि जो एंथर कल्चर है वो इसमें नहीं होते एमएस मीडिया में, खासकर सीरियल्स जो भी आपके अनाज वगैरह होते हैं उनके अंदर। ऐसे ही मान लो डिजाइन फॉर द सस्पेंशन कल्चर या फिर कैलस कल्चर एंड यूज फॉर द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो इसके लिए हम B5 मीडिया यूज करते हैं। मैं बस आपको जो सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने याद ये नहीं करने हैं, आपने केवल एमएस मीडिया पे ही बने रहना बस। इसको इस सिंपल, अगर आपने लैब में बनाना हो मीडिया तो उसको बोलते हैं PDA मीडिया भाई। ये आप लैब में बना सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए पोटैटो, आपको चाहिए डेक्सट्रोज जो कि चीनी शुगर होती है, और आपको चाहिएगा अगार। ठीक है। बनाने का तरीका बता देता हूँ, बनाओ या ना बनाओ ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है। तरीका क्या होता है, पहले आप क्या लोगे, आलू लेके आओ घर से। ठीक है। उनको छील लोगे, और छीलने के बाद उनको काट के और कुकर में डाल दोगे, कुकर भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है। कुकर में डाल के, पानी में डाल के, और आलू को आपने उबाल लेना है। इतना उबालना है कि उनका बिल्कुल मैश लाइक हो जाए वो। ठीक है। उसके बाद आपने उन आलू को कपड़े में डालना है, जो कि मसलिन क्लॉथ बोलते हैं, जिससे आपने कुछ छानना होता है, देखा होगा ना, छानने के लिए कपड़ा यूज करते हैं। उस कपड़े में डालना है और उनको निचोड़ना है, और जो उनको एक्सट्रैक्ट आएगा उसको आपने इकट्ठा कर लेना है। तो आपने आलू को उबालने के बाद जो एक्सट्रैक्ट आया उसको आपने इस बीकर में इकट्ठा कर लिया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्सट्रैक्ट को अगेन, जो पतीला होगा आपका, ठीक है, या फिर बीकर ही लगा सकते हो, बीकर को अगेन आपने हीटर पे रखना है, और इसके अंदर पिंच बाय पिंच मिक्सिंग करते हुए, इसको शेकिंग करते हुए डेक्सट्रोज और अगार इसमें ऐड करते जाएंगे हम। ठीक है। यानी कि इसको लगातार चलाते रहना है, चम्मच से या स्पैचुला से, और अल्टीमेटली हमारे पास इसमें दोनों को अपने ऐड कर देना है गर्म करते हुए। अगर आप हिलाओगे नहीं तो इसमें क्या बन जाएंगे, गाठे गाठे बन जाएंगे। ठीक है। तो अब ये जो मीडिया बन गया आपको, इसको बोलते हैं पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडिया।
इसको अगेन आपने इसको अगेन फिर से क्या करना है भाई, उसी लॉन्ग नेक बोतल में डालना है। इस तरह की जो बोतल होती हैं, इसमें यहाँ पर डालना। ऊपर आपने अगेन कॉटन का प्लग लगा दिया। प्लग जो सिंपल कॉटन की ऐसे बोल सी बनाई और इसमें यहाँ पर ठोक दी। ठीक है। और फिर आपने इसको क्या कहाँ रखना है, इसमें अगेन आपने इसको अगेन या तो आप प्रेशर कुकर में रख सकते हो पानी डाल के, क्योंकि प्रेशर कुकर छोटा होता है तो ये गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। ऑटोक्लेव बड़ा होता है और उसमें जो चीजें हैं वो स्टेबल रहती हैं। प्रेशर कुकर में करना हो तो हम क्या करेंगे, जो कुकर का होता है बड़े साइज वाला, जैसे लॉन्ग कुकर देखा होगा आपने, बड़े बड़े होते हैं थोड़े, उसमें नीचे पानी भरना है। और यहाँ पर एक लोहे की जो, जैसे कि मान लो आपका कोई भी ट्रे टाइप में हो, स्टैंड टाइप में हो, वो स्टैंड यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपने इस स्टैंड के ऊपर आपका जो ये ट्यूब है यहाँ पर आपने ऐड कर देनी। कुकर का ढक्कन लगा दोगे और लगभग जब तक उसमें सीटी आती है उसके हिसाब से, उसमें देखो कुकर में क्या होता है, प्रेशर का वो नहीं होता। मतलब प्रेशर की आप बता नहीं सकते इसमें कितना प्रेशर है। ठीक है। तो अगेन कुकर में भी हमने मतलब आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो जब उसमें एक सीटी आ जाएगी, आप इसको छोड़ दोगे फिर। ठीक है। उसके बाद आपने धीरे धीरे सीटी निकलने देना है और फिर आराम से अपने इसको कुकर को खोल के इस मीडियम को, फिर ये आपका यूज हो जाएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ। इसमें आप प्लांट के पार्ट्स एक्सप्लांट नहीं बना सकते, इसको यूज करते हैं ज्यादातर जो बैक्टीरिया फंजाई को कल्चर करने के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपने बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरिया बनाने हैं और अपने खेत में डालने हैं। तो क्या करोगे, आप एक राइजोबियम बैक्टीरिया को लेके आओगे। ठीक है। उसको इस मीडियम में, इस मीडियम को आपने निकाला यहाँ से और अगेन पेट्री प्लेट में डाल दोगे। और इसमें मीडियम डाल दिया आपने, और मीडियम के अंदर आपने जो राइजोम की जो एक सिंगल बैक्टीरिया है उसको आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, पोटैटो में ऑब्वियस बात है आपका स्टार्च होता है, और डेक्सट्रो मतलब चीनी हो गई, और अगार जो उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, सॉलिडिफाई सेमी सॉलिड मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये जो चीज बनी अभी इस मीडियम में, जो बैक्टीरिया आपका वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी अलग अलग कॉलोनी बन जाएंगी। उन कॉलोनी को फर्दर सब कल्चरिंग के लिए दूसरी ट्यूब में डाल सकते हो, दूसरी प्लेट में डाल सकते हो, और इस तरीके से आप लगातार इसको कंटिन्यू ग्रो करते रहोगे। तो मतलब इस तरीके से भी आप जो पीडी मीडिया उसको यूज कर सकते हो। जब आप एमएससी में जाते हैं तब आपको सबसे पहले यही मीडिया बनाना सिखाते हैं वो। ठीक है। तो ये अलग अलग लिस्ट है कि इनकी अलग अलग प्लांट टिश्यू कल्चर में जो मीडिया में यूज होने वाले कंपोनेंट्स है भाई, तो ये आप पढ़ सकते हो, इनके नाम ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक बार देख लेना। क्लियर है। ठीक है, इससे आगे हम कल करेंगे फिर।